बात करने की मैं घोषणा करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि कक्षा के भाग 2 में लोग बायोलॉजी को देखेंगे और बायोलॉजी की कड़ी में पोषण, क्योंकि मैंने पहला जो कक्षा लिया वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस का नहीं बल्कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन का लिया, और आज हम लोग न्यूट्रिशियस सब्सटेंस का लेंगे। न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की कड़ी में जो हमारे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जो एनर्जी देते हैं, है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो पोषक पदार्थ है वो फैट, इसके विषय में अभी जस्ट मैं जानकारी दूंगा। विटामिन और जल एनर्जी नहीं देता है बल्कि बीमारियों से बचाता है। जल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो थर्मल रेगुलेशंस में है। स्वेटिंग, पसीना शरीर में नहीं आए तो वो भी एक ड्रॉबैक्स होते हैं। के अलावा भोजन के एसिमिलेशन में है, तो जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग सबसे पहले पोषक पदार्थ को देखेंगे कि पोषक पदार्थ क्या होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शरीर को इनर्जाइज करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि किसी व्यक्ति को सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो माल न्यूट्रिशन का हम लोग, हालांकि भारत विश्व के उन देशों में से है जहां सबसे अधिक कुपोषित बच्चे। अभी मैंने बताया कि किशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है और सबसे अधिक जो मात्रा जिसमें भोजन के रूप में लेता है वो कार्बोहाइड्रेट ही। शरीर के निर्माण और मरम्मतीकरण में प्रोटीन की भूमिका होती है, और जितनी भी उपापचयी क्रिया होते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया होती है, उसमें विटामिन, जो मिनरल्स हैं, जो वाटर्स हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब विटामिन और खनिज जो है वो आपका संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है, क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक। तो हमारी कक्षा पहले न्यूट्रिशन के इसी न्यूट्रिशन के इसी न्यूट्रिशन के इसी से संबंधित है, ये संबंधित है। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे तो लिखेंगे न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ। देखिए, पोषक पदार्थ वह पदार्थ है, पोषक पदार्थ वह पदार्थ है, वह खाद्य पदार्थ है जिसके तहत कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि आते हैं। यह पदार्थ न केवल शरीर का विकास करते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा देते हैं और मेटाबॉलिक क्रिया में, उपापचयी क्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपापचयी क्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक है। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक है। जहां कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देता है, वहीं वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। वहीं वसा 1 ग्राम फैट 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती, वहीं फैट सबसे अधिक ऊर्जा देता है। शरीर का निर्माण और मरम्मतीकरण में प्रोटीन की भूमिका होती है। शरीर के निर्माण और मरम्मतीकरण में
प्रोटीन की भूमिका होती है, प्रोटीन की भूमिका होती है, जबकि उपापचयी क्रिया में, विटामिन, खनिज लवण और जल, विटामिन, खनिज लवण और जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जबकि उपापचयी क्रिया में विटामिन, खनिज लवण और जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन, खनिज लवण और जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन तथा खनिज लवण को, विटामिन तथा खनिज लवण को प्रोटेक्टिव खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण को प्रोटेक्टिव खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन यही रहेगा कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मेटाबॉलिक क्रिया में हिस्सा लेता है और साथ ही प्रोटेक्टिव खाद्य पदार्थ है, जो शरीर की रक्षा करता है, न कि ऊर्जा देता है। विटामिन सबसे अच्छा होगा, विटामिन याद करके रखिएगा, ध्यान करके रखिएगा। नेक्स्ट में है कि पोषण के लिए अब जो हमारा ये पदार्थ है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, और उसके कई भाग हैं। जैसे एनर्जी प्रोड्यूसर, में लाइन लिखा हुआ, जैसे एनर्जी प्रोड्यूसर तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और फैट है। बिल्डिंग सब्सटेंस है, प्रोटीन है। उपापचयी है, विटामिन, जल, खनिज है। कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए है, ठीक है कि नहीं। कुछ दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, तो ये दीर्घ पोषक तत्व तो पहले भी पढ़े थे कि जितने मिनरल्स हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब दीर्घ पोषक तत्व है। तो ये सभी चीजों का अध्ययन आप पूर्व की कक्षा में और वर्तमान की कक्षा में आपने किया, ठीक है कि नहीं। और इतने भागों में बांटकर हम लोग पोषण को देखने का प्रयास करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर से लेकर, बिल्डिंग मटेरियल्स से लेकर, उपापचयी मेटाबॉलिक रेगुलेटर से लेकर, और आनुवांशिक पदार्थ और एवं भोजन के जो विभिन्न अवयव है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, उसके संदर्भ में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है मुख्य रूप से, ठीक है, आयरन है, सोडियम है। तो ये सब ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कड़ी में वो भी आपके भोजन में आवश्यक है। और यह भी याद रखिएगा कि सामान्य रूप से जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन है, वसा की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम होनी चाहिए। लगभग 60% आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है, लिख देंगे। भोजन में, भोजन की मात्रा में, भोजन की मात्रा में, भोजन की मात्रा में स्वस्थ अवस्था में 3000 से 3500 कैलोरी की जरूरत होती है। 3000 से 3500 कैलोरी की जरूरत होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट 50 से, इनमें कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम होती है, जबकि 100 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम के आसपास फैट होता है, फैट होता है। ने जो कठिन श्रम करने वाले पुरुष हैं, एडल्ट, वो 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा लेते हैं, और उसका यदि डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वही होगा, एकदम बिल्कुल ठीक है। 1 ग्राम इक्वल टू 4.2 कैलोरी। तो ये आपका एग्जैक्ट आंकड़ा है, जिसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण करते हैं, 50 to 60% तक। इसी कड़ी में अब ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि और अधिक काम करने वाले को सर कितना, तो 5000 कैलोरी, गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूध एक ऐसा आहार है, दूध को विषय में नोट में लिख लेना कि दूध एक कंप्लीट आहार माना जाता है। मैं कक्षा में चर्चा भी करता हूँ कि दूध एक ऐसा आहार है जो कंप्लीट है। जाड़े के दिनों में खाना नहीं बना पाए तो तुम दूध जरूर पी लो। हालांकि दूध में आयरन और जो
विटामिन सी है वो नहीं पाए जाते। तो नोट में लिख दो दूध पूर्ण आहार है, दूध पूर्ण आहार है, लेकिन इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। अब हमसे यह नहीं पूछा कि सर केवल दूध पर जीवन बिताया जा सकता है, बिल्कुल बिताया, लेकिन उसमें सबसे पहला जो बीमारी तुमको होगा वो एनीमिया होगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगी, अब विटामिन सी की कमी से मसूड़ा फूल जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। तो जैसे ही जो चीज नहीं रहेगा पदार्थ में तो कैसे कुछ ना कुछ तो होगा ही। बैलेंस डाइट के लिए एक होता है संतुलित डाइट, एक होता है पूर्ण आहार। दूध पूर्ण आहार है, वो संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार के लिए आपको सभी तरह के मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स एक निश्चित मात्रा के अनुपात में लेना ही है। अब हम लोग इसमें आज न्यूट्रिशन की कक्षा को हम लोग दो भागों में बांटकर मुख्य रूप से देखेंगे। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट को देखना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं? और साथ में आप अपने स्तर से भी देखिए, फिर मैं नेक्स्ट कक्षा में इसको पूरा करूंगा। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, उसके उदाहरण क्या है, सोर्सेज क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसका टेस्ट क्या है। इसी 4-5 एंगल से हमको कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना और देखना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या है, लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर 1:2:1, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 से मिलकर बना होता है, जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करती, जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करती, शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिख दो ग्लूकोज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना आदि, गन्ना आदि है। इसलिए चावल डॉक्टर डायबिटीज वगैरह में कहता है कम खाइए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद गेहूं में ही होती है। तो हालांकि गेहूं खाना भी, गेहूं का आटा खाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। या हाँ, ग्लूकोज क्विक एनर्जी देता है, लेकिन अधिक ग्लूकोज पी लीजिएगा तो आलस का भाव होगा, बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब लिख देंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है, मुक्त करती। परिचय लिख दो पूरा। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कल ही पढ़े थे कि ग्लूकोज को लीवर जो है ग्लाइकोजिन में बदल देता है। तो लीवर की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो शर्करा या ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदल देना है, ठीक है? शर्करा या ग्लूकोज को लीवर या यकृत ग्लाइकोजेन में बदल देता है, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो संचय है वो ग्लाइकोजेन के रूप में ही किया जाता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संचय है वह ग्लाइकोजेन के रूप में ही किया जाता है। तो ध्यान रखिए, लिखेंगे मानव शरीर में, वो तो लिख ही दिया, ऐसे एक लाइन लिख दो, मानव शरीर में ग्लूकोज का संचय, ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में किया जाता है, ग्लाइकोजेन के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में किया जाता है, ठीक है? और यह भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि लीवर यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा
कि रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर जो ग्लाइकोजीन जिसका संग्रहण किए हैं वो ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त हो जाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ये दोनों बातों को लिख लेंगे नोट में, ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनेसिस होता है कि लीवर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदलकर संग्रह कर लेता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। एवं रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर स्टोर ग्लाइकोजेन को वापस जो पहले से संग्रहित है स्टोर ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलकर जो रक्त में मुक्त कर देता है, वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। मोनोसेक्राइड होता है कि यह साधारण है, जो जल में विलय है। यह साधारण है और जल में विलय है, जो फल और शहद से मिलता है। जल में विलय है, जो फल और शहद से मिलता है। ठीक है। जैसे ग्लूकोज जो त्वरित ऊर्जा देता है, माल्टोज और फ्रुक्टोज जो फल में मिलता है, और लैक्टोज जो दूध में मिलता है। गैलेक्टोज और लैक्टोज जो दूध में मिलता है। लैक्टोज दूध में मिलता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ये मस्तिष्क शर्करा है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर। फ्रुक्टोज को फल में मिलता है तो फल शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ये ध्यान में करके रखिएगा। ये मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज किसको क्या कहते हैं वो भी आपने लिखा है और इसको ध्यान में रखिए। अब लिखेंगे, ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। भी लिखिए, ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा, और फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा, जबकि कृत्रिम रूप से सैक्रिन, जबकि कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रिन होती है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं चाय वाय में।
सैक्रीन होती है। सबसे कम मीठा गैलेक्टोज होता है। सबसे कम मीठा मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है, क्या देखिएगा, तो शरीर में कौन पाया जाता है, ब्लड में कौन पाया जाता है सबसे ज्यादा शर्करा, तो ग्लूकोज। और याद रखिएगा कि ग्लूकोज के एक अणु टूट करके 38 एटीपी बनाता है, नोट में लिख देंगे। ग्लूकोज के एक अणु टूट करके 38 एटीपी बनाता है और एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी होता है। ग्लूकोज के एक अणु टूटकर 38 एटीपी बनाता है, ठीक है, और एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी होती है। 7.3 किलो कैलोरी होती है। और आपकी जानकारी में है कि डायबिटीज में फास्टिंग के समय 100 से या 110 से नीचे होना चाहिए, जबकि खाने के बाद सामान्यतः 150 160 से नीचे। हालांकि जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को बताएंगे कि उम्र के आधार पे भी ग्लूकोज की मात्रा अलग अलग होती है। यदि कोई 60 वर्ष का है तो ग्लूकोज की मात्रा खाने के बाद 180 भी है तो नॉर्मल है, 50 का है तो 150 भी है तो नॉर्मल है खाने के बाद, 40 के बाद है तो 130-40 ही बहुत है। तो कहने का होता है वो उम्र के अनुसार भी तय होता है, लेकिन एक मोटे तौर पे जो है 100 से नीचे खाने के बाद होना चाहिए और खाना खाने के बाद 150 से नीचे होना चाहिए। एक सामान्य जो टाइप 1 टाइप 2 जो वेराइटीज हैं डायबिटीज के, जो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी लोगों को इस तरह की बीमारी हुई है क्योंकि लग्जरियस लाइफ के कारण इस तरह की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायसेक्राइड, तो 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा तो डायसेक्राइड बनेगा, जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। लिख देंगे दो मोनोसेक्राइड मिलकर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रोज, जो टेबल शुगर है, टेबल शुगर है सुक्रोज, तो हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। और वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। एक सुक्रोज भी याद रखिएगा जो डायसेक्राइड है, ठीक है। और आपकी जानकारी में यह भी है कि मधुमक्खी को देखा होगा, वो अपने परागन के दौरान सुक्रोज को ही चूसता है और सुक्रोज को ही चूस करके वो शहद में रूपांतरित कर देता है। नोट में लिख देंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी पॉलिनेशन के दौरान, पॉलिनेशन के दौरान सुक्रोज को चूस करके शहद फ्रुक्टोज बनाता है, C12H22O11 बनाता है, जबकि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। यह याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल परीक्षा में, एप्लीकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप डायसेक्राइड में सुक्रोज भी याद करके रख लेते हैं, टेबल शुगर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का के मिलने से, 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से तो भी बहुत है। मधुमक्खी का एग्जाम्पल याद रख लेते हैं तो काफी है। तीसरा है पॉलीसेक्राइड, तो 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड के मिलने से यह बनता है। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, जैसे स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, काइटिन, काइटिन। आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि सेलुलोज लकड़ी से और कागज से मिलता है, जबकि स्टार्च जो है वो आलू से, गन्ना से भी मिलता है। तो लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि सेलुलोज को लकड़ी कागज से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी कागज से प्राप्त किया जाता है, जबकि स्टार्च को आलू गन्ना से।
जबकि स्टार्च को आलू और गन्ना से ग्लाइकोजीन को जीव जंतु का संचित भोजन कहते हैं। ग्लाइकोजेन को जीव जंतु का संचित भोजन कहते हैं, जबकि स्टार्च को पेड़ पौधे का संचित भोजन कहा जाता है। 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 आपकी जानकारी में यह रहना चाहिए कि सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शुगर है। नोट्स में लिख देंगे, सेलुलोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शर्करा है। पॉलीसेकेराइड शर्करा है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह प्राकृतिक बहुलक भी है। हमारा स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक भी है, मतलब नेचुरल पॉलीमर भी। और आपकी जानकारी में ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट बन रहा है तो सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा है कि जो प्लांट सेल है उसका जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का ही बना होता है। और पहला दूसरा दिन ही इसकी जानकारी आपको दी गई थी, तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जो सर्वाधिक मात्रा में, और ये नेचुरल पॉलीमर भी है, जो ध्यान रखेंगे। स्टार्च के साथ साथ ये नेचुरल पॉलीमर है, और पॉलीमर होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स, कई स्मॉल पार्टिकल्स जो है, मेनी स्मॉल पार्टिकल्स मिल करके जो लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखिएगा कि काइटिन, जो अभी बता रहा था कि 4 महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज है, और सेलुलोज की कड़ी में स्टार्च और काइटिन। ये काइटिन को भी याद रखना है कि जितने भी हमारे कवक होती है फंजाई, उसकी कोशिका भित्ति, और जिसमें जलीय संधिपाद पाए जाते हैं, केकड़ा, झींगा, ये सब में बाहरी कीटों के बाहरी कंकाल, ठीक है, ये सब जितना भी है वो सबका मुख्य जो घटक है वो आपका काइटिन ही है। लिख देंगे, कीटों का बाहरी कंकाल, कीटों का बाहरी कंकाल और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की ही बनी होती, याद रखिए। आपके संज्ञान में होनी चाहिए कि परीक्षा के दृष्टि से भी कि सबसे ज्यादा जो जटिल पाचन है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। हालांकि स्टार्च का पाचन काफी तेजी से होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो काफी जटिल है। चूंकि जटिल अणु है तो उसका पाचन भी विलंब से होता है। इसलिए रात में चावल खाकर यदि सोइएगा तो पेट आपका क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इस बिंदु को भी ध्यान में करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट हम लोग इसके टेस्ट को भी देख लें तो लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जांच आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जांच आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जांच आयोडीन टेस्ट से की जाती है। ठीक है, स्टार्च में आयोडीन डालने पे उसका रंग नीला हो जाता है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। नीला हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य बिंदु यही है। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्सेज है वो ऑलरेडी ऊपर में पढ़ ही लिए। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज क्या था? चावल है, गेहूं है, फल है,
ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही तो सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाती है? मोटापा। और कार्बोहाइड्रेट यदि नहीं होगा, शरीर में कम होगा, तो आप एनर्जी लेस हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो दोनों चीज है, ये मोटे तौर पे इसको ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से जो आपके आलस्य के भाव हैं वो ज्यादा होंगे, शरीर भारी हो जाएंगे। चावल खाने वाले लोग, हालांकि बंगाल में ये बातें नहीं है, बंगाल में लोग चावल ही खाते हैं लेकिन पतले हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वहाँ शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, दिन में कम सोते हैं। बिहार में लोग चावल खा के सोते भी हैं, तो इससे मोटापा बढ़ जाती है, स्टमक बढ़ जाता है, पेट जिसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए, मूल्य हालांकि दिन में खाने के बाद आधे घंटे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन पांच भोजन चाप निद्रा नहीं। ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अधिक खाने से नींद आता है, कौन लिखा रहता है? चलिए ठीक है। अब आ जाइए प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट में उससे ज्यादा फैक्ट पहले भी नहीं पूछा है, भविष्य में भी नहीं पूछेगा, लेकिन उस बात को समझ करके बनाने का प्रयास करिएगा। हम लोग इसी कड़ी में आज लास्ट में देखते हैं प्रोटीन को, फिर कल वसा और विटामिन को देख लेंगे। तो दो भागों में हमारा काम तमाम हो जाएगा। प्रोटीन में सबसे पहले, प्रोटीन में क्या है? मुल्डर। इसका खोज किसने किया? मुल्डर ने। शब्द किसने दिया? ब्रेजिलियस ने। तो लिखेंगे प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया, जबकि शब्द ब्रेजिलियस ने दिया, जबकि शब्द ब्रेजिलियस ने दिया, जबकि शब्द ब्रेजिलियस ने दिया। प्रोटीन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर होता है। किसी ने लिखा भी है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, वेरी गुड। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर होता है। नाइट्रोजन और सल्फर होता है, होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लें। नाइट्रोजन और सल्फर किसमें होता है? प्रोटीन में। और 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, वेरी गुड, क्योंकि इसकी इकाई अमीनो एसिड है, ये भी लिख देंगे। यह 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, क्योंकि इसके निर्माणकारी इकाई एमिनो एसिड है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, क्योंकि इसका निर्माणकारी इकाई क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब आ जाइए प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, दाल, शैवाल। प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, दाल, शैवाल, मांस, अंडा। सोयाबीन, दाल, शैवाल, मांस, अंडा, पनीर इत्यादि। सोयाबीन, दाल, शैवाल, मांस, अंडा इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, फिर लिखिएगा 9 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक। ये 9 प्रकार लिख लीजिए। 9 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक, अमीनो एसिड। तीन जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अब पनीर में भी, अरे यार कितना चीज लिखोगे? नहीं, 9 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ये जरूर लिख लीजिए। लाइसिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ल्यूसीन, हिस्टेडीन, कम से कम 4-5 लिख लीजिए। लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टेडीन, थ्रियोनिन, वेलिन, वेलिन, वेलिन इत्यादि। और 11 प्रकार के आपके अनावश्यक एमिनो एसिड हैं, जो ध्यान में करके रखेंगे। ठीक है, नोट में लिख देंगे सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, नोट में लिखेंगे सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं।
और सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन संचार प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन नोट में ही लिख दीजिएगा, हीमोग्लोबिन संचार प्रोटीन है, जबकि WBC रक्षात्मक प्रोटीन है। जबकि WBC, जिसको हम लोग ग्लूकोसाइड कहते हैं, रक्षात्मक प्रोटीन है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। चीज देख लिए, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये तो एकदम याद ही है सबको। ऑल हार्मोन आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन आर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन संचार प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और WBC प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। WBC प्रोटेक्टिव प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। WBC प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ठीक है। 1 ग्राम, वो तो ऊपर ही लिख दिए थे, 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। ये सब तो ऊपर परिचय में ही लिख लिए। अब लिखिएगा, साधारण प्रोटीन के उदाहरण अल्बुमिन है। साधारण प्रोटीन के उदाहरण अल्बुमिन है, जबकि संयुक्त प्रोटीन हिपेरिन। साधारण प्रोटीन के उदाहरण अल्बुमिन है, अल्बुमिन है, अल्बुमिन है। जबकि जबकि संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हिपेरिन है, जो रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन भी याद रखिएगा, कल भी इसकी चर्चा हुई है। अक्सर इसकी चर्चा हिपेरिन की मैं करता रहता हूं, जो रक्त को जमने से रोकता है। याद रखिएगा, हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। ये संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण। उसी में एक डिराइव्ड प्रोटीन भी है, व्युत्पन्न प्रोटीन, इंसुलिन, फाइब्रिन। ये जो है डिराइव्ड प्रोटीन के उदाहरण है। तो जो लिखा दिए कि डिराइव्ड प्रोटीन के उदाहरण कौन है? इंसुलिन प्लस फाइब्रिन। इसे परीक्षा के दृष्टि से याद करके रखिए। डिराइव्ड प्रोटीन के उदाहरण है इंसुलिन और फाइब्रिन। इंसुलिन और फाइब्रिन, इंसुलिन और फाइब्रिन, इंसुलिन और फाइब्रिन याद रखिएगा, ठीक है। सोर्सेज, सोर्सेज लिखिए आप। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में, दाल में सर्वाधिक प्रोटीन है, ठीक है। और कहा भी जाता है कि सोयाबीन एक संपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। लिख देंगे, जैसे दूध संपूर्ण आहार है, तो सोयाबीन संपूर्ण प्रोटीन है, इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं। एमिनो एसिड मिलते मिलते, ठीक है। और ग्लाइसिन, एक लाइन और नोट में लिख दीजिएगा, ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का एमिनो एसिड है। यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा द्वारा स्रावित होता है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का एमिनो एसिड है, सबसे सरल प्रकार का एमिनो एसिड है। यह प्रोटीन फाइबर में, यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा के द्वारा, यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा के द्वारा स्रावित होता है। यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा। और एक मिसलेनियस फैक्ट में दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये मिसलेनियस फैक्ट में लिख दीजिए, मिसलेनियस फैक्ट में नोट करके ही, दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, होता है। शिक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि प्रकृति में, हमारे प्रकृति में 300 प्रकार के अमीनो एसिड है और मानव शरीर में लगभग 15% जो हमारा हिस्सा है वो प्रोटीन से ही बना है, जबकि शैवाल वगैरह में, क्लोरेला, रोगी, नलगी, ये सब में 60% से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। तो प्रोटीन का जो एक जनरल कंसेप्शन है उसको याद रखिएगा। और प्रोटीन के कमी से अभी कुछ देर पहले किसी ने लिखा था कि क्वासिकोर और मैरिस्मस नामक बीमारी होती है, जो आपकी परीक्षा में पहले भी पूछा हुआ है, तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो बीमारी क्वासिकोर और मैरिस्मस होती है। क्वासिकोर में एब्डोमेन फूल जाता है और क्वासिकोर 1 वर्ष से कम बच्चों में होती है। क्वासिकोर 1 वर्ष से कम बच्चे में होता है जिसमें एब्डोमेन फूल जाता है, पीछे का भाग फूल जाता है। जबकि मैरिस्मस 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होती है, बच्चे में सिर्फ कंकाल दिखाई, हड्डी दिखाई देती है। और मैरिस्मस 1 से 5 वर्ष के बच्चों की को होती है और बच्चों में सिर्फ कंकाल दिखाई देता है। बच्चों में सिर्फ कंकाल दिखाई देता है। बच्चों में सिर्फ कंकाल दिखाई देता है। हाँ, एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहते हैं, ये सब तो पहले भी बता दिए हैं भाई, जो करा दिया अब उसकी चर्चा नहीं होती। केवल एक और लिख दो, प्रोटीन का टेस्ट, जैसे उसमें आयोडीन टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट में, तो प्रोटीन के टेस्ट में लिख देंगे कि प्रोटीन पदार्थ प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा रहता है। टेस्ट जब करते हैं तो प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन रख लो, प्लस कॉपर सल्फेट रख लो, प्लस कास्टिक सोडा रख लीजिए, तो ये कैसा कलर देगा? ये कलर दे देगा बैगनी। ये प्रोटीन का टेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के टेस्ट में प्रोटीन प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर प्लस कास्टिक ऑक्साइड, जो रिजल्ट देगा बैगनी, वायलेट, जो रिजल्ट देगा वायलेट, जो आपको ध्यान में करके रखना है, ठीक है। बस, तो प्रोटीन आज हम लोगों ने दो न्यूट्रिशन में दो भाग पढ़े, एक कार्बोहाइड्रेट पढ़े और दूसरा प्रोटीन पढ़े, ठीक है कि नहीं। प्रोटीन के प्रकार ये जरूर याद रखिएगा। सिंपल, जो प्रोटीन केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं, इसमें जैसे जंतु प्रोटीन है, अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, कुछ संयोगी प्रोटीन है, संयोगी मतलब संयुक्त रूप से होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब आपके संयुक्त प्रोटीन है। कुछ व्युत्पन्न प्रोटीन है, जैसे अभी आपने इंसुलिन पढ़ा था, ठीक है, इंसुलिन फाइब्रिन पढ़ा था। संयुक्त प्रोटीन में हेपेरिन पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। सेल प्रोटीन में अभी आपने कुछ देर पहले अल्बुमिन पढ़ा था, ग्लोबुलिन पढ़ा, जंतु प्रोटीन है, ये सब आपके सेल प्रोटीन के उदाहरण है। तो इस तरह से आपने प्रोटीन के प्रकार और प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की सोर्सेज और प्रोटीन का जो जनरल फीचर है उसको परिचय के रूप में आप लोगों ने एक एक करके देखने की कोशिश की, ठीक है कि नहीं। जो रिस्क पार्ट्स है उसको हम लोग अगले दिन, कुछ अन्य बातें भी हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको हम लोग नहीं तो लिखा ही देते हैं अन्य बातें भी, तो लिख लीजिए अन्य बातें। अन्य बातें लिखा देता हूँ, लिख देंगे। सबसे पहले लिख दीजिए, दांत और हड्डी में, दांत और हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसीन है, ओसीन। दांत और हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन है ओसीन। क्या बताओ? चेतना। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशी में मायोसिन, वेरी गुड, मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन। तीसरा, प्लाज्मा में क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में?
प्लाज्मा में अभी बताए थे अल्बुमिन, ग्लोबिन, साधारण प्रोटीन, अल्बुमिन, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन। रक्त में लिख लो हीमोग्लोबिन, अभी लिखे भी थे। हीमोग्लोबिन। मकड़ी का जाला बीटा क्रिएटिन, मकड़ी के जाल में बीटा क्रिएटिन, क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। और जितने भी वर्टेब्रेट जंतु होते हैं उसके बाल, नाखून, चोंच, खुर, सिंग, ऊन, पंखे, पंजे, ये सब जो आपके हैं ये अल्फा प्रोटीन और या शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। तो लिख दीजिएगा वर्टेब्रेट जंतु के बाल, नाखून, चोंच, खुर, पंख, पंजे, पंख पंजे, पंख पंजे में क्रिएटिन, क्रिएटिन शुद्ध प्रोटीन पाए जाते हैं या बने होते हैं। बस ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए, एक दो और लिख दो। गुणसूत्र क्रोमोजोम और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, क्रोमोजोम और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, होते। रक्त का धक्का बनाने में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजीन, रक्त का धक्का बनाने में फाइब्रिन या फाइब्रिनोजीन या और करके लिख दीजिए प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण होते होते। नॉन वर्टेब्रेट जंतु में एक और लिख दीजिए, नॉन वर्टेब्रेट जंतु में, नॉन वर्टेब्रेट जंतु में, नॉन वर्टेब्रेट जंतु के ब्लड में हीमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। हमने प्रोटीन का एक पूरा रिवाइज सत्र ही दे दिया। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होते हैं और उसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होते हैं, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होते हैं और उसी के कारण, और उसी के कारण दूध का रंग उजला होता है, ठीक है, का रंग उजला होता है, ठीक है। गेहूं में ग्लूटीन, गेहूं में ग्लूटीन और अंडे में एल्बुमिन, और अंडे में एल्बुमिन, स्किन में स्टीन, स्किन में स्टीन, स्किन में स्टीन प्रोटीन पाए जाते हैं। कितना लिखोगे, छोड़ दो। स्किन में स्टीन प्रोटीन पाए जाते हैं, स्किन में स्टीन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि 10 बज रहे हैं, अब छोड़ दीजिए।